सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान मेजर प्रश्न पत्र, जिसका नाम है वस्त्र विज्ञान व परिधान परिचय एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। तो आज की क्लास में हम लिनन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, वो भी लिनन की भौतिक विशेषताओं को आज की क्लास में जानेंगे। कल की क्लास में हमने लिनन का जो तंतु होता है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है या फिर लिनन की खेती कैसे की जाती है, कल की क्लास में हमने कवर किया। और आज की क्लास में लिनन की विशेषता के अंतर्गत भौतिक विशेषता को कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं और लिनन की भौतिक विशेषता को जानते हैं। लिनन के वस्त्र ऐश्वर्य तथा वैभव के सूचक होते हैं। जो लिनन का वस्त्र होता है वो ऐश्वर्य और वैभव का सूचक होता है, क्योंकि ये बहुत महंगे मिलते हैं। विशुद्ध लिनन के वस्त्र अपूर्ण सौंदर्यता से युक्त, अतुल्य एवं अविरल होते हैं। जो बिल्कुल शुद्ध लिनन का वस्त्र होता है वह अपूर्व सौंदर्यपूर्ण होता है और अतुल्य एवं अविरल होते हैं। इसकी टिकाऊपन एवं कार्य क्षमता भी अद्वितीय होती है। लिनन के जो तंतु होते हैं इनके अंदर टिकाऊपन अधिक होता है, इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। अतः गृहिणी अपने घरों में इसका प्रयोग कर गर्व का अनुभव करती हैं। जो गृहिणियां होती हैं वो अपने घर में लिनन के वस्त्रों का ज़्यादातर प्रयोग करती हैं, क्योंकि यह टिकाऊ होता है और कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इसके मेज पोश, रुमाल, तौलिए, तकिए के गिलाफ आदि अलंकरण के आवरणों के रूप में भी किया जाता है। जो लिनन का तंतु होता है इसका प्रयोग जो गृहिणियां होती हैं ज़्यादातर मेज पोश के लिए करती हैं, रुमाल बनाने के लिए करती हैं, क्योंकि इसके अंदर शोषण क्षमता ज़्यादा होती है। तौलिए के लिए करती हैं, तकिए के गिलाफ के लिए भी करती हैं, और आदि अलंकरण के जो आवरण होते हैं उसके लिए भी जो गृहिणियां होती हैं ज़्यादातर लिनन के जो तंतु होते हैं या फिर वस्त्र होते हैं उसका प्रयोग करती हैं। लिनन की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं। जो लिनन का तंतु होता है उसमें दो तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला होता है आपका भौतिक विशेषता और दूसरा होता है आपका रासायनिक विशेष। पहला हो गया भौतिक विशेषताएं और दूसरा हो गया रासायनिक विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं भौतिक विशेषताएं, जिसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। भौतिक विशेषता में हम पहला देखेंगे संगठन। सबसे पहले भौतिक विशेषता में हम लिनन का जो संगठन है या कंपोजिशन है उसको देख लेते हैं। जो लिनन का तंतु होता है या फिर जो सन का फाइबर होता है उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। जो लिनन का तंतु होता है उसमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन का मिश्रण भी इसमें पाया जाता है। इसमें 66 से 70% सेल्यूलोज होता है। लिनन का जो तंतु होता है उसमें 66 से लेकर के 70% के बीच में सेल्यूलोज होता है और 25% इसमें पेक्टिन होती है। 5 से 8% तक प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं। ये 100% का रेशियो दिया है। 66 से लेकर के 70% इसमें सेल्यूलोज होता है, 25% पेक्टिन होती है, 5 से 8% तक इसमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं। सेल्यूलोज कितना होता है तो 71% होता है। पानी की मात्रा कितनी होती है 11% होती है। गोंद या पेक्टिन कितना होता है 9.5% होता है। अन्य अशुद्धियाँ कितनी होती हैं तो 6% होती हैं। तो ये आपने देखा लिनन के तंतु का जो संगठन है उसमें सेल्यूलोज 71% है, पानी आपका 11 है, पेक्टिन आपका 9.5% है, अन्य अशुद्धियाँ आपका 6% है। परिपक्व अवस्था में लिनन के संगठन में थोड़ा प्रभाव पड़ता है जो निम्नानुसार है। जब लिनन का तंतु परिपक्व हो जाता है तो उसके संगठन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए परिपक्व लिनन के तंतु में किस तरह का परिवर्तन आता है उसको देख लेते हैं। सेल्यूलोज 66 से लेकर के 70% हो जाता है। वसा की मात्रा जो होती है 2 से लेकर के 4% हो जाती है। प्राकृतिक अशुद्धियाँ 26 से लेकर के 30% तक हो जाती हैं। ये परिपक्व अवस्था का संगठन है। इसके बाद हम लिनन की लंबाई को देख लेते हैं। लिनन का रेशा सभी वानस्पतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। जो लिनन का रेशा होता है, जितने भी वानस्पतिक रेशे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबा लिनन का रेशा होता है। रेशे की लंबाई पौधे की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर पौधा
लंबा होगा तो रेशा भी लंबा होगा, अगर पौधा छोटा है तो उसका रेशा भी छोटा होगा। औसतन लिनन का जो रेशा होता है 10 इंच से लेकर के 20 इंच तक लंबा होता है। जो लिनन का औसत रेशा होता है उसकी लंबाई 10 इंच से लेकर के 20 इंच के बीच में होती है। पौधे का सीधा तना जितना अधिक लंबा होगा, रेशे की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। जो लिनन का रेशा होता है उसकी लंबाई 10 इंच से लेकर के 20 इंच के बीच में होती है। और जो पौधा होता है उसकी लंबाई पर इसके तने की लंबाई, इसके रेशे की लंबाई निर्भर करती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रचना व रूप, स्ट्रक्चर। आणुवीक्षीय यंत्र से देखने से प्रतीत होता है कि सन का रेशा एक सीधा, नुकीला, चिकना व चमकदार होता है, जिसमें रुइएं, बल या लचीलापन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बांस के समान गांठों के निशान रहते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो जो लिनन का रेशा होता है वो देखने में बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, नुकीला दिखाई देता है, चिकना और चमकदार दिखाई देता है, जिसमें रोएं वगैरह नहीं होते हैं और उसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं, जैसे बांस का जो पौधा होता है उसमें बीच-बीच में गांठें दिखाई देती हैं। ऐसे ही लिनन का जो रेशा होता है उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो उसमें बीच-बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं या फिर निशान दिखाई देते हैं। लिनन के रेशे का व्यास 15 से 18 माइक्रोन होता है। जो लिनन का रेशा होता है उसका जो व्यास होता है वह 15 से लेकर के 18 माइक्रोन के बीच में होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मजबूती। सन का रेशा सर्वाधिक मजबूत होता है, इसी कारण लिनन कटने या छेद होने से पूर्व यह क्रमशः अत्यंत पतला हो जाता है, जबकि अन्य वस्त्रों में इसके अपेक्षाकृत पतला होने से पूर्व ही छिद्र होने लगते हैं। लिनन सूती वस्त्र की अपेक्षा दुगुना मजबूत होता है। जो लिनन का तंतु होता है ये कपास की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। इसी कारण जो लिनन के वस्त्र होते हैं वो ज़्यादातर घरों में उपयोग में लाए जाते हैं। इसकी मजबूती अधिक होती है कपास की अपेक्षा। और जो लिनन का तंतु होता है ये फटने से पहले इसके जो रेशे होते हैं वो पतले हो जाते हैं। इसके बाद कपड़ा फटता है। लिनन सूती वस्त्र की अपेक्षा दुगुना मजबूत होता है। लिनन की जो मजबूती होती है वो कपास की अपेक्षा ज़्यादा होती है और लिनन का जो रेशा होता है या फिर सन का जो रेशा होता है इससे जाल वगैरह बनाया जाता है। मछली फंसाने का जो जाल होता है उसका भी निर्माण लिनन या फिर सन से किया जाता है या फ्लेक्स के पौधे के रेशे से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं, चमक। लिनन में रेशम के समान चमक होती है, किंतु इसके रेशे में प्राकृतिक मोम जैसा चिकना पदार्थ लगभग 2 या 3% की मात्रा में पाया जाता है। जो लिनन होता है इसमें रेशम के समान चमक पाई जाती है, किंतु प्राकृतिक रूप में इसके जो रेशे होते हैं उसके ऊपर एक चिकना पदार्थ चिपका हुआ होता है, जिसकी मात्रा 2 या 3% के आसपास होती है। यदि रासायनिक पदार्थ या घोलों के द्वारा चिकने पदार्थ को हटा दिया जाए तो रेशे कड़े और खुरदरे हो जाते हैं। इसके ऊपर जो मोम जैसा पदार्थ लगा हुआ होता है, अगर उस चिकने पदार्थ को किसी रसायन की सहायता से हटा दिया जाता है तो जो रेशा होता है वो खुरदरा कड़ा हो जाता है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं, तन्यता। इसमें जो तनाव सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है, तो चलिए देख लेते हैं। सन में बहुत कम तन्यता होती है, इसी कारण प्रायः लिनन की जो पोशाक होती हैं उसमें संकुचन प्रतिरोधक परिष्करण की जाती है, लेकिन ऐसी हालत में वस्त्र निर्बल हो जाते हैं। जो लिनन होता है इसके तंतु में तनाव सामर्थ्य कम होती है, जिसके कारण इसमें बहुत जल्दी सलवटें पड़ जाती हैं या फिर संकुचन पड़ जाता है। और इस संकुचन को दूर करने के लिए जो लिनन का तंतु होता है या फिर कपड़ा होता है उसमें संकुचन प्रतिरोधक परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है और इस परिसज्जा के प्रयोग करने से जो लिनन का तंतु होता है या फिर वस्त्र होता है वो कमजोर हो जाता है।
अगले पॉइंट को देख लेते हैं, नमी का प्रभाव। नमी का क्या प्रभाव पड़ता है लिनन के वस्त्र पर या फिर तंतु पर, तो देख लेते हैं। सन शीघ्रतापूर्वक पानी को आत्मसात कर लेता है। जो लिनन होता है या फिर शन होता है वो बहुत जल्दी ही पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है या फिर सोख लेता है। पानी को शीघ्रता से अवशोषण करने का मुख्य कारण रेशे में पानी शोषण की विशेषता के कारण नहीं है, किंतु इसका मुख्य कारण उसकी सतह पर शीघ्रता से पानी का फैलना है। जो लिनन का तंतु होता है इसकी सतह पर जो पानी होता है वो बहुत शीघ्रता से फैल जाता है, जिसके कारण वो पानी को बहुत जल्दी ही अवशोषित कर लेता है और उतनी ही शीघ्रता से वो पानी को मुक्त भी कर देता है। जितनी जल्दी से वो पानी को अवशोषित करता है उतनी ही जल्दी से पानी को मुक्त भी कर देता है, जिसके कारण जो भी टॉवल वगैरह होते हैं, मेजपोश होते हैं, रुमाल होते हैं, इसी गुण के कारण इन सभी परिधान में लिनन के जो वस्त्र होते हैं या फिर तंतु होते हैं उनका प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी से पानी को अवशोषित करते हैं और जल्दी से ही उसको मुक्त कर देते हैं, मतलब जल्दी से सूख जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ताप का संचालन। सन ताप का अच्छा संचालक है। यह शरीर की गर्मी को शीघ्र निकाल देता है तथा सदैव ठंडा प्रतीत होता है। जो लिनन होता है यह ताप का अच्छा संवाहक होता है। यह शरीर की गर्मी को जल्दी ही शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण जो शरीर होता है उसमें ठंडक महसूस होती है। अगर ये जो है शरीर के ताप को बाहर नहीं निकाल पाता तो जिसके कारण ताप अंदर ही बना रहता है, तो उसको पहनने पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिनन का कपड़ा होता है ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। ये जो है जो शरीर का ताप होता है या फिर गर्मी होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसके कारण शरीर ठंडक महसूस करता है। तो इसलिए गर्मी के दिनों में इसके वस्त्र उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट है गर्मी का प्रभाव। सन में धूप प्रतिरोधन तथा जलने की वे ही विशेषताएं हैं जो कपास के रेशे में पाई जाती हैं। धोने सुखाने से इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लिनन का वस्त्र होता है इस पे गर्म ताप का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण आप इस पे गर्म में इस्त्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जल्दी से जलते नहीं। जो कपास के रेशे के अंदर गुण पाया जाता है लगभग वही गुण लिनन के वस्त्र में भी पाया जाता है या फिर रेशे में भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी सेल्यूलोजिक तंतु है और कपास भी सेल्यूलोजिक तंतु है। तो ज़्यादातर दोनों के अंदर समान विशेषताएं, भौतिक और रासायनिक समान विशेषताएं पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कीड़ा लगना। लिनन के वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं। फफूदी सूती वस्त्रों के सदृश आसानी से लग जाती है। जो लिनन का कपड़ा होता है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन जो फफूदी होती है, जैसे कपास के कपड़े में फफूदी जल्दी से लग जाती है, उसी तरह से लिनन के कपड़े में भी फफूदी जल्दी से लग जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, घर्षण का प्रभाव। इस पर रगड़ने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है तथा धोने पर मजबूती बनी रहती है। जो लिनन के वस्त्र होते हैं इसको अगर रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गीली अवस्था में मजबूत हो जाता है और धोने में आसानी होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, संकुचन। यदि लिनन के वस्त्र बुन जाने के बाद खींचे फैलाए न गए हो तो बिल्कुल नहीं सिकुड़ते हैं। जो लिनन का तंतु होता है अगर उसको बुन दिया जाता है और उसके बाद उसको खींचने और फैलाने का काम नहीं किया जाता है तो ये बिल्कुल नहीं सिकुड़ते हैं। अगला पॉइंट है रंग। लिनन के रेशे का रंग हल्के पीले से लेकर के गहरे पीले तक होता है। जो लिनन का तंतु होता है इसका जो रंग होता है वो गहरा पीला से लेकर के हल्का पीला रंग तक होता है। ओस से गलाने पर रेशे के रंग में परिवर्तन हो जाता है। जब रेटिंग प्रोसेस ड्यू के द्वारा या फिर ओस के द्वारा की जाती है तो जो लिनन का रेशा होता है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, और जो उसके द्वारा गलाने की क्रिया की जाती है उससे जो रेशा बनता है उसका कलर जो होता है वो ग्रे रंग का हो जाता है।
उत्तम कोटि के रेशे पीले रंग के होते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है कि जब ओस के द्वारा रेटिंग प्रोसेस किया जाता है तो जो रेशे होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं, लेकिन जो उत्तम कोटि का रेशा होता है उसका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत संवाहकता। लिनन विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इसी कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता है, अतः वस्त्र अत्यंत आरामदायक होता है। जो लिनन के वस्त्र होते हैं या फिर कपास के वस्त्र होते हैं उसमें स्थैतिक विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण ये काफी आरामदायक होते हैं। स्थैतिक विद्युत प्रभाव क्या होता है, जैसे नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं या फिर पॉलिस्टर के जो वस्त्र होते हैं, अगर उनको पहन लिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आसपास की जो भी छोटे-छोटे तिनके वगैरह होते हैं वो उसमें आके चिपक जाते हैं या फिर ये शरीर में चिपकने लगते हैं या फिर रात के समय में इसमें चिंगारी जैसा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें चिंगारी दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत घर्षण होने पे, तो इस तरह का जो प्रभाव होता है वस्त्रों में, इसी को हम स्थैतिक विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इस तरह की विशेषता कपास के तंतु में या फिर लिनन के तंतु में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये सेल्यूलोजिक तंतु होते हैं। अगले पॉइंट को देख लेते हैं, नमी अवशोषकता। लिनन के रेशे में 6 से 8% तक नमी होती है। लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा यह नमी संपूर्ण कपड़े में फैल जाती है। जो लिनन का रेशा होता है इसमें 6 से लेके 8% तक नमी बरकरार रहती है या फिर नमी मौजूद होती है। लिनन का जो कपड़ा होता है वो पानी को शीघ्रता से सोख लेता है और बहुत जल्दी वस्त्र में फैला देता है, या फिर जो पानी को अवशोषित करता है वो रेशे में बहुत जल्दी ही फैल जाता है और बहुत जल्दी ही लिनन का जो रेशा होता है वो नमी को मुक्त भी कर देता है, मतलब शीघ्रता से सूख जाता है। अतः जितने भी रुमाल हो गए, नैपकिन हो गए, तौलिया हो गए आदि वस्त्र लिनन के तंतु से ही बनाए जाते हैं। परिधान के रूप में यह उत्तम होता है क्योंकि यह पसीनों को शीघ्रता से सोखकर उन्हें सुखा देता है। परिधान के रूप में भी इसका इसलिए प्रयोग ज़्यादा किया जाता है कि शरीर से अगर पसीना निकलता है तो ये बहुत जल्दी ही सोख लेता है और सोखने के बाद बहुत जल्दी ही यह सूख जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग अच्छा रहता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सफाई एवं धुलाई। लिनन की सफाई एवं धुलाई करना सरल होता है क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी जो मजबूती होती है कपास के समान ही बढ़ जाती है, लेकिन लिनन की मजबूती कितनी बढ़ जाती है, 20% तक बढ़ जाती है। गीली अवस्था में जो लिनन का रेशा होता है उसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। इस तरह के प्रश्न आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो MCQ आता है उसमें पूछा जाता है कि गीली अवस्था में लिनन की मजबूती कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, तब आप बताएंगे 20% तक बढ़ जाती है। लिनन के वस्त्र लंबे रेशे से बने होते हैं, अतः इसकी जो सतह होती है इस पे रोए नहीं होते। जो लिनन का रेशा होता है वो 10 से लेकर के 20 इंच का होता है, जिसके कारण इससे निर्मित जो भी वस्त्र होते हैं उसकी जो सतह होती है उसपे किसी भी प्रकार का रोआ वगैरह दिखाई नहीं देता है। साथ ही सतह चिकनी एवं चमकदार होती है। रेशे लंबे होते हैं तो जिसके कारण इसकी जो सतह होती है वो चिकनी और चमकदार होती है। और जब सतह वस्त्र की चिकनी और चमकदार होती है तो उसपे धूल के कण और गंदगी गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसकी सतह पर ही रहते हैं और थोड़ा सा झाड़ देने पे वो नीचे गिर जाते हैं और कपड़ा जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता है। दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। बार बार धुलाई करने से वस्त्र में चमक आती है। ऐसा नहीं कि धुलाई करने के बाद वस्त्र पीला होता चला जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। लिनन के वस्त्र में ऐसा नहीं होता है, इसके सौंदर्य में धुलाई के बाद वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है अपघर्षण प्रतिरोधकता। लिनन की अपघर्षण प्रतिरोधकता मोड़ों पर कम रहती है, अतः अगर लिनन के वस्त्रों को मोड़ों पर रगड़ा जाए तो वो वहां से फट जाते हैं। जो लिनन का वस्त्र होता है इसके अंदर जो अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता होती है वो मोड़ों पर कम हो जाती है। जहां जहां मोड़ पड़ता है, जैसे घुटने पर हो गया, कोहनी पर हो गया, तो वहां पे ये क्षमता कम हो जाती है। अगर वहां पे वस्त्र को रगड़
करके धुला जाता है तो उस रगड़ के प्रभाव के कारण जो रेशा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और मुड़न पर ही जो रेशे होते हैं वो फटने लगते हैं या फिर नष्ट होने लगते हैं। अतः लिनन को धोते समय मोड़ों पर अधिक नहीं रगड़ना चाहिए। अगर आप लिनन के कपड़े को धो रहे हैं तो जहाँ पर मोड़ पड़े हुए हैं अगर उसको आप अधिक रगड़-रगड़ के धोते हैं तो वो बहुत जल्दी ही फट जाते हैं। साथ ही वस्त्र को सदैव ही एक स्थान से मोड़कर नहीं रखना चाहिए। लिनन का जो वस्त्र होता है उसको सदैव एक ही स्थान पर मोड़ लगा करके नहीं रखना चाहिए। अगर बार-बार एक ही स्थान पर मोड़ लगा करके रखा जाता है तो जो वस्त्र होता है वो बहुत जल्दी ही फट जाता है। अगला पॉइंट है सिकन प्रतिरोधकता। लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्थता के गुणों का सख्त अभाव होता है। जो लिनन के वस्त्र होते हैं उसमें प्रत्यास्थता की कमी पाई जाती है। इस कारण 1-2 बार पहने जाने के बाद ही इसमें सलवटें पड़ जाती हैं। जब सिकन प्रतिरोधकता का अभाव होता है तो जो भी उससे निर्मित वस्त्र होता है उसको आप 1 बार 2 बार पहनते हैं तो उसमें बहुत सारी सलवटें पड़ जाती हैं। ये सलवटें तब तक दूर नहीं होती हैं जब तक कि उन्हें गर्म इस्त्री करके न हटाया जाए और ये जो सलवटें होती हैं आप इनको तब तक दूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसको गर्म प्रेस से प्रेस ना करें। इसलिए जो सूती वस्त्र होता है या फिर लिनन का वस्त्र होता है उसको 1 बार या 2 बार पहनने के बाद इस्त्री करके ही पहना जाता है। अगला पॉइंट है दाह्यता एवं सूखे ताप का प्रभाव। इसको देख लेते हैं दाह्यता एवं सूखे ताप का प्रभाव लिनन के ऊपर क्या पड़ता है। लिनन का रेशा कपास के रेशे की भांति ज्वलनशील होता है। जो लिनन का रेशा होता है वह कपास के रेशे के समान ही ज्वलनशील होता है। इसमें जो आग होती है वो बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है, इसलिए किचन के कार्यों में लिनन का या फिर कपास का वस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा यह कपास से भी अधिक ताप पर झुलसता है। कपास का रेशा जो होता है इससे कम ताप पर झुलस जाता है, लेकिन जो लिनन का रेशा होता है वो कपास के रेशे के अंदर जो ताप सहने की क्षमता होती है उससे भी ज़्यादा होती है। ये इससे हाई टेम्परेचर पर झुलसता है। इसके रेशे लौ हटाने के पश्चात भी जलते रहते हैं। जो लिनन का रेशा होता है अगर आप लौ को उसके रेशे से दूर हटा लेते हैं तो फिर भी ये जलता रहता है। इसकी गंध कागज़ के जलने के समान होती है। जितने भी सेल्यूलोजिक तंतु होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो जलने के पश्चात इनमें से कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। सूखे ताप का लिनन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सूखा ताप होता है जैसे प्रेस वगैरह करते समय अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उसका लिनन के रेशों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस पर गर्म इस्त्री 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की जा सकती है। अगर जो प्रेस है आपका और उसका टेम्परेचर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप उससे लिनन के वस्त्रों पर प्रेस कर सकते हैं और उससे लिनन का जो तंतु होता है वो खराब नहीं होता है। चूँकि लिनन का जो रेशा होता है वह स्वभावतः ही कड़ा होता है, इसलिए इसे इस्त्री करने से पूर्व थोड़ा नम करना आवश्यक होता है। जो लिनन का रेशा होता है वह स्वभाव से कड़ा होता है, इसलिए जब भी लिनन के वस्त्र पर आप प्रेस करते हैं तो उसको प्रेस करने से पूर्व हल्का-सा उस पे पानी का छिड़काव करके नम कर लेना चाहिए, इसके बाद ही उस पे प्रेस करना चाहिए। इस्त्री करने से वस्त्र में पड़े सिकुड़न दूर हो जाते हैं। जब नम अवस्था में आप उनको प्रेस करते हैं तो उस पे जो भी सिकुड़न होती है वो दूर हो जाती है। तो आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा।